देवरानी जेठानी का एक पति। प्रीति, अलका, कहाँ हो तुम दोनों? मैं आ गया। देखो आज मैं तुम दोनों के लिए क्या लेकर आया हूँ। और ये आपके हाथ में क्या है? मैं तुम्हारे और अलका के लिए कितनी सुंदर सुंदर साड़ियां लेकर आया हूँ। ये पीली अलका तुम्हारे लिए है और प्रीति ये नीली वाली तुम्हारे लिए। पवन, तुम जानते हो ना कि मुझे पीला रंग पसंद है, फिर भी तुम इसके लिए पीले रंग की साड़ी लेकर आए हो और मेरे लिए नीली वाली। मुझे पीली वाली साड़ी चाहिए। मैं अपनी साड़ी नहीं दूंगी, ये पवन जी मेरे लिए प्यार से लेकर आए हैं। अलका की बात सुन प्रीति गुस्से में आ जाती है और अलका से उसकी साड़ी छीनने लगती है। इसी छीना झपटी में ना तो वो साड़ी अलका के हाथ लगती है और ना ही प्रीति के, जिसके चलते उन साड़ी के दो टुकड़े हो जाते हैं और एक टुकड़ा अलका के हाथ में, वहीं एक टुकड़ा प्रीति के हाथ में आता है। आखिरकार ये माजरा क्या था? ऐसी क्या मजबूरी थी कि पवन को दो दो शादी करनी पड़ी, वो भी ऐसी लड़कियों के साथ जो एक दूसरे को नापसंद करती हैं और एक दूसरे की जानी दुश्मन है। आइए इस कहानी को जानने के लिए हम इस कहानी की शुरुआत में जाते हैं। अलका बहू, रंजीत, पवन बेटा, कहाँ रह गए तुम तीनों? चलना नहीं है क्या? आ गए माँ जी। लेकिन ये जनाब नवाब जादे पवन जी कहाँ है? अभी तक आए नहीं। आ गया माँ, आ गया। जब देखो चिल्लाती रहती हो। अब पैर हैं, बुलेट थोड़े ना है। क्या बोला तू? माँ दर्द हो रहा है। भाभी कुछ बोलो ना माँ को। छोड़ दीजिए ना माँ जी, अभी छोटा है। बहू, तूने ही इसे सर पर चढ़ा रखा है। आजकल इसकी हरकतें बढ़ गई हैं। भाग्यवान बाकी की डांट गाड़ी में लगा देना, वरना पूजा का मुहूर्त निकल जाएगा। सारा परिवार रामपुर के लिए रवाना हो जाता है। कुछ ही घंटों में रामपुर आ जाता है और सारा परिवार मंदिर पहुंच जाता है। बिल्कुल सही समय पर आए हैं। शुभ मुहूर्त बस शुरू ही होने वाला है। आइए आप सब लोग यहाँ बैठ जाइए। अलका बहू, ये देख, ये हमारे कुल देवता हैं। हमारे परिवार में जब भी किसी की शादी होती है तो नया जोड़ा कुल देवता के दर्शन के लिए इस मंदिर में आता है। विधि विधान से पूजा चल रही होती है कि तभी अचानक कहीं से झाड़ियों से निकलकर एक सांप आता है और वो अलका के पति रंजीत के पैर पर डस लेता है। मेरा पैर! अरे इन्हें तो सांप ने काट लिया। रंजीत, आप ठीक तो है ना? अरे कोई जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। अलका, आपको कुछ नहीं हो सकता, बस थोड़ी देर और एम्बुलेंस आती ही होगी। ये रंजीत के आखिरी शब्द होते हैं। सांप का जहर तेज होने की वजह से रंजीत की वहीं मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद पूरे परिवार को रंजीत का वहीं क्रियाक्रम करना पड़ता है। अपने पति का सदमा अलका को इस कदर लग चुका था कि उसे ना ही तो अपने खाने का होश और ना ही पीने का। अलका पूरा दिन बस खुद को एक कमरे के अंदर बंद करके रहती थी। भाभी, भाभी, ये देखिए मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। पवन, मुझे भूख नहीं है, जाओ यहाँ से। भाभी, अगर आप कुछ नहीं खाओगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा है जिसमें तुम्हारे भैया ना हो? भाभी ऐसा मत कहो। अगर आपको कुछ हो गया तो मुझे माँ की डांट से कौन बचाएगा? अगर आप नहीं खाओगी तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। पवन की बात सुन अलका पवन को खाना खिलाने लगती है, जिसके बाद पवन भी अपने हाथों से अलका को खाना खिलाता है। अलका की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो इस कदर होती है कि पवन उसे संभालने के लिए अपने सीने से लगा लेता है। अपनी भाभी की हालत देख अब पवन अलका के साथ ही रहने लगा था और हमेशा उसका ख्याल रखना उसे कभी भी रंजीत की याद नहीं आने देता, जिसके चलते अब अलका भी रंजीत को भूल रही थी और कहीं ना कहीं पवन की तरफ खींची जा रही थी। देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, कच्ची कैरी। आपको ये काफी पसंद है ना? तुम तो मेरा तुम्हारे भैया से भी ज्यादा ख्याल रखते हो। काश मेरी शादी तुमसे हुई होती। ये आप क्या कह रही हैं? मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो, तभी तो हमेशा मेरे साथ रहते हो। सच कहूँ तो मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ और मैं आपके बिना नहीं रह सकता। आई लव यू भाभी, आई लव यू। ये कहते हुए पवन अलका को गले लगा लेता है, जिसके बाद अब शुरू होता है देवर और भाभी का एक नाजायज रिश्ता। अलका और पवन एक दूसरे के प्यार में इतने खो जाते हैं कि वो सारे रिश्तों की मर्यादा को भूल जाते हैं और अपने परिवार से चुपके शादी भी कर लेते हैं। बहू, अब हमें शहर जाना होगा, लेकिन कुछ समय बाद हम तुम्हें वापस शहर बुला लेंगे। जब तक अपना ख्याल रखना। सभी शहर जाने के लिए गाड़ी में बैठ जाते हैं और बेचारी अलका की आंखों में पवन से जुदाई के लिए आंसू होते हैं। भाभी आप उदास मत हो, मैं जल्दी वापस आऊंगा और आपको अपनी पत्नी बनाकर ले जाऊंगा। जब तक आप अपना ख्याल रखना। अलका पवन से सच्चा प्यार करती थी, इसलिए उसकी बात मान जाती है, लेकिन पवन अलका के साथ सिर्फ टाइम पास करता है और शहर जाने के बाद पवन अलका को पूरी तरह से भूल जाता है। लेकिन अभी भी अलका पवन की राह देख रही होती है।
समय गुजरता है जिसके चलते पवन के माता पिता पवन का रिश्ता प्रीति नाम की लड़की से तय कर लेते हैं। लेकिन जैसे ये खबर अलका को पता चलती है तो अलका फौरन शहर के लिए रवाना हो जाती है। अलका घर पहुंचकर देखती है कि पवन ने तो प्रीति से शादी कर ली है। ये सब अलका के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अलका बहू, तू ऐसे अचानक यहाँ? तूने अपने आने की खबर क्यों नहीं दी? भाभी आप यहाँ? क्यों हैरान रह गए? तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी भावनाओं के साथ खेलते हुए? पहले मुझसे प्यार के झूठे नाटक किए, झूठे सपने दिखाए, शादी की और इंतजार करने के लिए बोलकर शहर आ गए और यहाँ किसी और लड़की से तुम शादी कर ली। ये तू क्या बके जा रही है? होश में तो है? माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो अपने बेटे से खुद पूछ लीजिए। शोभा के पूछने पर पवन का सर शर्मिंदगी से नीचे झुक जाता है, जिसके चलते शोभा सब कुछ समझ जाती है। अपनी परवरिश पर ही शर्म आ रही है। ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में जो तूने ऐसा किया? पंडित जी, अब आप ही बताइए क्या करें। प्रीति और पवन की शादी अग्नि को साक्षी मानकर हुई थी। उन्होंने 7 फेरे लिए थे। वहीं अलका और पवन ने भी अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए हैं। इसलिए पवन को अपनी पहली और दूसरी पत्नी दोनों के साथ ही रहना होगा। पंडित जी की बात सबको हैरान कर देती है, लेकिन सब जानते थे कि अब उनके पास इनके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जिसके बाद दोनों सौतन, जो सौतन कम देवरानी जेठानी थी, एक दूसरे से मुंह बना लेती हैं और एक दूसरे को नापसंद करती हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये कमरा मेरा और पवन का है, ना कि तुम्हारा। चली जाओ यहाँ से। भूलो मत, पवन मेरा पति है, बाद में तुम्हारा। उसकी शादी पहले मुझसे हुई थी, ना कि तुमसे। काहे का पति? अपने ही देवर को फंसाकर उससे शादी करने में तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम दोनों ऐसे लड़ाई क्यों कर रही हो, वो भी आज की रात? पवन, अपनी भाभी उर्फ मेरी जेठानी सौतन को समझा दो कि इस कमरे में मैं और तुम सोएंगे, ना कि ये। पवन, तुम भी अपनी दूसरी पत्नी उर्फ मेरी देवरानी सौतन को समझा दो कि तुम्हारी शादी पहले मुझसे हुई थी, ना कि इससे। तो इस कमरे में रहने का हक भी तुम्हारे साथ मेरा ही है। तुझे एक बात समझ नहीं आती है क्या? अपनी दोनों पत्नियों के झगड़े को देखकर पवन बेचारा छत पर सोने चला जाता है। वहीं प्रीति और अलका देर रात तक एक दूसरे से बहस करती हैं और सुबह होते दोनों सौतने, जो एक देवरानी और जेठानी भी थीं, अपनी पहली रसोई में लग जाती हैं। अलका गांव का शाकाहारी भोजन बनाती है, वहीं प्रीति अपने शहरी खाना बनाती है और दोनों ही ले जाकर बेचारे पवन के सामने रख देती हैं। अरे वाह, आज तो खाने में सरसों का साग, मक्के की रोटी, पुलाव, गाजर का हलवा और सलाद है। इधर भी देखो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंद चीज पिज्जा, हक्का नूडल्स, मंचूरियन और फ्रूट कस्टर्ड बनाया है। अब जल्दी से खाकर बताओ कि कैसा बना है। तुम ये सब मत खाना, ये तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। शायद तुम्हें पता नहीं कि पवन को ये सब खाना बेहद पसंद है। अभी देखती हूँ कि पवन कैसे खाएगा ये सब। तो इस तरह दोनों देवरानी जेठानी का सिलसिला ऐसे ही चलता आ रहा था। अपने साथ हो रही इन चीजों से पवन काफी परेशान हो चुका था। पवन को अब अपने किए पर काफी पछतावा था, लेकिन कहते हैं ना, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत का अर्थ बताते हुए दिनों के साथ साथ दोनों जेठानी देवरानी की लड़ाइयां भी काफी बढ़ती जा रही थी। हैप्पी बर्थडे माय डियर लव। जन्मदिन की शुभकामनाएं पवन। पवन देखो, मैंने तुम्हारी फेवरेट मूवी की टिकट बुक की है और उसके बाद एक 5 स्टार होटल में डिनर। अब जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें मूवी के लिए लेट हो रहा है। पवन, जन्मदिन के दिन इंसान को मंदिर जाकर भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए और गरीबों में दान करना चाहिए। इससे गरीबों की दुआ आपको लगेगी। कैसी कवारों वाली बातें कर रही हो? आज के जमाने में अपने बर्थडे पर ये कौन करता है? पवन डार्लिंग, मेरी बात मानो और जल्दी से रेडी हो जाओ। नहीं पवन, तुम मेरे साथ मंदिर चलोगे, ना कि इसके साथ मूवी देखने। दोनों देवरानी जेठानी में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन ये सब इस बार पवन के बर्दाश्त से बाहर होता है। इसलिए पवन चिल्लाते हुए कहता है, बहुत हो गया तुम दोनों का। पवन मेरा है, पवन मेरा है। मैं इंसान हूं, ना कि कोई ट्रॉफी जो तुम दोनों मेरे लिए लड़ रही हो। अब मुझे तुम दोनों के साथ ही नहीं रहना है। मैं तुम दोनों को तलाक देना चाहता हूं। अब इन्हें तलाक देकर किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद करेगा। माँ, आप क्या कह रही हो? मैं जो कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ। इन दोनों को तलाक देने के बाद तू किसी और लड़की को फंसाएगा, उससे शादी करेगा। तुझे शर्म नहीं आई अपनी भाभी के साथ चक्कर चलाते हुए? और तूने उससे शादी भी कर ली और हमें बताया भी नहीं। तेरी इस गलती की वजह से सिर्फ तेरी ही नहीं, प्रीति, अलका, तुम तीनों की जिंदगी बर्बाद हुई है। सारा मोहल्ला हम पर थू थू करता है। और अलका बहू, तुझे शर्म नहीं आई? तू तो समझदार थी, तू चाहती तो पवन को रोक सकती थी, लेकिन तूने भी उसे नहीं रोका। शोभा की बात सुन अलका शांत हो जाती है। अलका के मन में काफी सारे सवाल चल रहे होते हैं, जिसको लेकर अलका एक बहुत बड़ा फैसला लेती है।
माँ जी, आपने सही कहा, गलती मेरी थी। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए अब मैंने फैसला किया है कि मैं पवन को तलाक दूंगी और प्रीति पवन की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। ये आप क्या कह रही हो? अलका, मेरे किए की सजा अपने आप को मत दो, हम तीनों खुशी खुशी रह सकते हैं। नहीं पवन, अब बहुत लेट हो चुका है। तुम दोनों अपनी जिंदगी में खुश रहना, मेरी यही दुआ है। माँ जी, पिताजी, अगर मुझसे कोई और भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अब मैं आप सबकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूँ। अलका अपने सास ससुर के पैर छूती है और प्रीति के गले लगकर हमेशा हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से चली जाती है, जिसके बाद अब पवन और प्रीति अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहते हैं। वहीं अलका भी नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करती है।